हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और उसकी जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी जॉब की जो नोटिफिकेशन आ चुका था और इसमें आपने फॉर्म डाल दिया होगा। नहीं डाला है तो आप तुरंत इसको फॉर्म को फिल करिए, इसको डालिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2 से 3 महीने मुश्किल से आपको मिलेंगे इसके फॉर्म डलने के बाद। तो इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपकी तैयारी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आपके जो कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर है, दोनों की तैयारी अगर अच्छे से हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारी जो है मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी। आप इसमें सफल हो जाते हैं तो ये आपकी मेहनत होगी, और आप जो है सफल हो जाते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे पढ़ाए हुए हमारे तरीके से चीज़ें हो जाती। तो इसमें जो सिलेबस है, जो पैटर्न तरीका है, उसमें 3 स्टेजेस में होना है। जैसे सीबीटी से एक एग्ज़ाम होगा जो 120 नंबर का होगा, और उसके हिसाब से चीज़ें होंगी और उसके हिसाब से डिसाइड होगा। उसके बाद फिजिकल होने वाला है, फिजिकल के बाद डीवी होगा। तो 3 स्टेज में इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। पहला स्टेज आपका जो होगा वो एग्ज़ाम का होगा, और दूसरा स्टेज में आपका जो है फिजिकल होगा, और तीसरी स्टेज जो होगी आपकी डीवी की होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी। तो वो उस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। बेसिकली आपका एग्ज़ाम इस पे और फिजिकल पे डिपेंड करेगा। तो इसमें जो है आपके मार्क्स है, जिसमें आपको 35 नंबर की आपका मैथ आने वाला है, यानी 35 क्वेश्चन आपके ये होंगे, और 35 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के होंगे, ठीक है। और उसके बाद 50 क्वेश्चन जो हैं आपके जीएस के होने वाले हैं। तो जीएस जो है आपका सबसे बड़ा इसमें रोल निभाने वाली है। आपका जीएस अगर अच्छी हो जाती है किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हम कराएंगे, तो उस तरीके से आपकी 50 जीएस हो जाएगी, तो आप आराम से इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या आपको जीएस में पढ़ना है। आपका ये सिलेबस का जीएस का पोर्शन हमने लिया हुआ है, आपके उसी नोटिफिकेशन से लिया हुआ है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो आपको समझनी है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नों को का उद्देश्य क्या है, उम्मीदवार के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना है। यानी ये कह रहे हैं हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए जो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस रखता हो, जिस तरीके से जो चलती हैं चीज़ें, जैसे कि करंट अफेयर हो गया आपका। तो आपको इसमें करंट अफेयर जो है तैयार करके रखना है। करंट अफेयर की चीज़ें आपको इसमें तैयार करनी है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर करना है। इसके साथ ही कह रहे हैं कि वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोज़मर्रा के अवलोकन और अनुभव से ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद भी की जाती है। जैसे किसी पढ़े लिखे जो व्यक्ति से उम्मीद करी जाती है कि उसके आसपास की क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में उसको जानकारी हो, तो ऐसा बच्चा उनको चाहिए, ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो आपके कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए होना चाहिए। अब इस परीक्षा में क्या क्या वो पूछेंगे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जैसे इतिहास आपका पूछा जाएगा, कला संस्कृति उसी इतिहास का एक पार्ट होती है तो वो पूछी जाएगी। इसी तरीके से भूगोल पूछा जाएगा, और आपका अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति यानी पॉलिटी जिसको आप बोलते हैं, इसके अलावा भारतीय संविधान से संबंधित सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही खेल और आपका सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। जो 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे वो इतने ही सिलेबस से आपके आने वाले हैं, जिसमें इस तरीके से आपके भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संविधान और आपका इतिहास, खेल और सामान्य विज्ञान, तो ये चीज़ें हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम जो पहला सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो आपका भूगोल होगा। और इसमें क्या होगा कि एक एक क्लास में हम सारी चीज़ें करते जाएंगे। जैसे भूगोल को 2 क्लास में करेंगे, भूगोल को 2 क्लास में करेंगे, एक इंडिया के हिसाब से इसको समझेंगे और फिर हम एक वर्ल्ड के हिसाब से समझेंगे। तो इसमें दोनों क्लास में आपकी पूरी ज्योग्राफी से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जो कुछ आए हुए हैं, वो सारे आपको एक तरह से पता चल जाएगा। उस पर हम डिटेल चर्चा भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देते रहेंगे आसपास की। तो जिससे होगा कि आप अपनी नॉलेज को जो है उसके हिसाब से बढ़ाते रहें, और आपके अगर एग्ज़ाम में कुछ उससे रिलेटेड आता है तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं, और अपने जो है ज्योग्राफ़ी, जो इंडियन ज्योग्राफ़ी हम पढ़ने वाले हैं, तो भारत का भूगोल हम शुरू करेंगे। और भारत का भूगोल हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल पे पता चला होगा, जैसे भारत का भूगोल हम शुरू करने वाले हैं। और इसमें अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है। अगर आप कांस्टेबल भर रहे हैं तो कांस्टेबल बनिए, और सब इंस्पेक्टर भर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर बनिए। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि इसमें डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए, और इसमें आप जो है इंटर से कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। भारत के भूगोल हम शुरू कर लेते हैं, बाकी नोटिफिकेशन जब एग्ज़ाम आप डाल रहे हो तो उसमें आप करिएगा। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपके ज्योग्राफी को लेके बातें।
तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट टिक लगाए हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, उस पे हम बात करेंगे और उसके साथ ही हम चीज़ें शुरू कर लेते हैं। ये भारत का भूगोल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप चाहें तो पॉइंट वाइज चीज़ें लिख सकते हैं, वरना इस क्लास को 1-2 बार 4 बार देखते जाइए। अब एग्ज़ाम जब तक नहीं हो रहा है तब तक इससे आपके क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात, इसमें एक जानने वाली पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्राचीन नाम अगर क्वेश्चन पूछता है कभी, तो आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, इसको बोला जाता है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है किसके द्वारा? तो ईरानियों, यानी कि ईरानी जो थे, ईरान के लोग थे, उन्होंने इसको हिंदुस्तान बोला था। यूनानियों ने इसको इंडिया बोला था। तो ये 3-4 नाम जो हैं इसको ध्यान रखना है कि क्या आप पहले क्या बोलते थे? आर्यावर्त, फिर जम्बू द्वीप, फिर इसको ईरान के लोगों ने हिंदुस्तान बोला, फिर इंडिया बोला यूनान के लोगों ने। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है? भारत कहाँ पे स्थित है? तो स्थिति उसकी बात करें तो उसके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब हुआ जैसे अगर ये पृथ्वी है तो एक तो ये उत्तरी गोलार्ध ये वाला बन जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध इधर नीचे वाला हो जाता है। जैसे ये हो गया नॉर्थ वाला और ये साउथ, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये कह रहा है उत्तरी और पूर्वी। अब पूर्वी का मतलब है इस तरीके से अगर काट दें तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध बन जाता है इतना। तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये वाला जो पूरा है ये उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत जो है वो आपका कहाँ पे है? तो भारत आपका यहाँ पे स्थित है। ये जहाँ पे ब्लैक पॉइंट कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपका भारत स्थित है। तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पे है? तो भारत जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आकृति पूछ रहा है, भारत की आकृति कैसे होती है? तो भारत की आकृति जो है वो लगभग चतुष्कोणीय है, यानी भारत जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है अपना। तो चतुष्कोणीय है उसकी आकृति। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि उस भारत की आकृति कैसे। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जैसे ये वाला तो क्वेश्चन नहीं करेगा कि दिल्ली उसकी राजधानी है, यह तो आप सभी को पता है। उसके राज्य नहीं पता है आपको, तो मतलब 28 राज्य हैं ये आपको पता ही है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेगा। तो हमने जो आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप पे उस पर चर्चा हम करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें आपको पता होंगी तो उस पर हम जल्दी बात करते निकल जाएंगे। जैसे राज्यों की बात कर रहे हैं तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या अभी कितनी है? तो 8 है। पहले कितनी थी? 7 थी, फिर 9 हुई और फिर अब जाके 8 हो चुकी है। इसके बाद ये आपको पॉइंट याद रखना है कि किसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। ये आपको एक ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने बात की इसमें कि कितना क्षेत्रफल है विश्व के हिसाब से, तो 2.42% जो है संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42। इसके बाद विश्व में कितना बड़ा देश है भारत? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब 6 कौन से इससे बड़े देश हैं? तो पहला रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और कुल जनसंख्या देखते हैं तो 121.08 करोड़ है। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है। अगला, विश्व जनसंख्या में भारत का भारत में निवास कितना है? तो 17.5% जो है आपकी इतनी निवास करती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो हिंदी बोली जाती है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। पहले गोंड थी, अब जो है भील जनजाति है। दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति आती है। तो भील जनजाति जो है, जिसको एसटी बोलते हैं या आदिवासी बोलते हैं, तो भील जनजाति जो है आपकी सबसे बड़ी जनजाति, यानी संख्या में सबसे बड़ी है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार पूछ सकता है आपसे भारत का। तो आपको ध्यान रखना है कि 8.4 से लेके, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको पूर्वी देशांतर पे इसका विस्तार देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं मैप बना दूं, जैसे मान लेते हैं एक इस तरीके से भारत का मैप बनाते हैं, तो यहाँ पे और ये कौन से हैं? देशांतर रेखाएं हैं जो आपकी 68.7 से लेके 97.25 दिखा रही है। तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे 97.25 बनेगा और यहाँ पे 68.7 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है 8.4 से लेके 37.6। तो 8.4 का मतलब है इधर, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट और ये वाला जो है आपका 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है। 8.4 से लेके इस तरीके से आपका ये कह रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो है वो चीज़ें कैसी हैं। आगे हमने बात की कि उत्तर दक्षिण की लंबाई बोल रहा है कि भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3214 किलोमीटर है।
वैसे ही पूरब से पश्चिम लंबाई अगर बात करें तो आपकी 2933 किलोमीटर है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपके पूर्वी बिंदु की बात करें, जैसे भारत अगर इस तरीके से है तो, जैसे मैं दोबारा बनाता हूँ, जैसे भारत अगर ऐसे करके है तो इसका पूर्वी बिंदु यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा है पूर्वी बिंदु, तो किबिथु है, किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, आपको सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश यहाँ। फिर पश्चिमी बिंदु पूछा है तो ग्वार मोती या गोर मोता बोलते हैं इसको, ग्वार मोती या गोर मोता। तो पश्चिमी बिंदु यहाँ पे गुजरात में जो पड़ता है वो यहाँ पे हो जाएगा कच्छ ज़िले में, तो ये पूछ रहा है। फिर उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, यानी उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तरी बिंदु का मतलब इंदिरा कौल जो है आपका लद्दाख में पड़ता है। वैसे ही दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी, जो यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है, उस तरीके से इसका लोकेशन होता है। तो इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है और इसमें सारे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं से भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लीजिए आपका जीएस का पूरा पोर्शन 50 नंबर आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो अब इंदिरा पॉइंट जो है आपका सबसे दक्षिण में, वो कहाँ पे, तो आप सभी को पता है अंडमान निकोबार में एक जगह है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में एक इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिण में है। और ये कोई इस अन्य नामों से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार, ये आपका अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिण द्वीप है, वहाँ पे ये स्थित है। आगे बात करें कि दक्षिणी बिंदु जो आपका है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा, मान लेते हैं कि यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ये वाली भूमध्य रेखा है 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेके और ये वाली दूरी जो है, ये वाली जो दूरी है, जो आपके इंदिरा पॉइंट तक की दूरी है यहाँ तक की, तो ये दूरी कितनी बता रहे हैं, तो 876 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से। अगली इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की जो स्थलीय रेखा है, जो स्थलीय सीमा है, वो कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पे मुख्य भीमा तट की बात करें, तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 आपकी किलोमीटर है। ये क्या है, ये मुख्य भूमि है, जैसे कि ये वाली तट रेखा, तो ये वाली तट रेखा जो होगी वो है पूरी 6100 किलोमीटर। वहीं पे द्वीप को ले लें, जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप इधर है आपके, तो लक्षद्वीप को ले लें और अंडमान निकोबार को ले लें, तो दोनों को शामिल करते हुए तटीय लंबाई कितनी हो जाती है, तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, 7516 या 17 जो अप्रॉक्स उसमें आ जाएगा आंसर। इसके बाद भारत की मानक समय रेखा पूछ रहे हैं, तो मानक समय रेखा का मतलब होता है कि हम जहाँ से समय को निर्धारित करते हैं भारत में, तो वो रेखा कहाँ से जाती है, तो भारत की 82.5 की रेखा है, और वो इस तरीके से जाती है, जिसमें हमने बात की थी कि वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे 5 राज्य कौन से होंगे, तो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़। तो मैंने आपको ये एक ट्रिक भी बताई है इसमें, मौका करके MOUCA, तो मौका करके एक ट्रिक बताई थी, MOUCA। एम का मतलब MP यानी मध्य प्रदेश, O का मतलब है आपका उड़ीसा, और U का मतलब है UP, C का मतलब है छत्तीसगढ़, और A का मतलब है आंध्र प्रदेश। तो मौका करके एक ये आपकी ट्रिक बनती है, वो आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही ये पूछ रहे हैं जो 82.5 रेखा जो गुजरती है पूर्वी देशांतर, ये वाली, तो वो भारत की जो कहाँ से गुजरती है, तो गुजरात मतलब प्रयागराज का जो नैनी जगह है वहाँ से जाती है। अगर नैनी नहीं आता है एग्ज़ाम में तो आप मिर्ज़ापुर लगाइएगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर भी अब जो है एग्ज़ाम में कभी कभी विकल्प में रख दिया जाता है, नैनी की जगह मिर्ज़ापुर रख दिया जाता है, तो वो भी आपका आंसर माना जाता है। अब देख रहे हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मानक समय रेखा से कितने घंटे आगे है, तो कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीनविच मीन रेखा आप सभी जानते हैं लंदन से ऐसे गुजरती है, और यहाँ से लेके भारत की ये वाली जो 82.5 रेखा है, इसके बीच में कितने घंटे का समय है, तो प्लस के, यानी कि हमारा जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है, तो 5.5 घंटे आगे है, इसीलिए ये वाला जो आंसर है आपका हो जाता है कि कितने आगे है, तो 5.5 घंटे आगे। बाकी मैंने बात कर ली इन 5 राज्यों की, जहाँ से आपकी 82.5 रेखा जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है, जहाँ से समय का निर्धारण होता है, वो हमारी 5 राज्यों से गुजरती है। आगे हम बात करें कि 2 भागों में कौन बांटती है आपको, तो कर्क रेखा भारत को जो है 2 भागों में बांटती है। आप सभी को पता है इस तरीके से अगर भारत है तो यहाँ से 20 से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भारत को कितने भागों में बांट रही है, तो भारत को 2 भागों में बांटती है। इसके अलावा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता रहा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है।
अब 8 राज्य कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है कि पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप सभी को अगर जैसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे मैप अगर सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने मैप देखा है भारत का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे गुजरात यहाँ पे पड़ता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ पे जो आपके ईस्ट में है 2 त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से आपके 8 राज्य हो जाते हैं और वो आपको ध्यान रखने हैं। 8 राज्य कौन से हैं? तो पहले गुजरात पड़ता है सबसे पश्चिम में, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बीच में बांग्लादेश आ जाता है, उसके बाद जो है त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। तो अगर मैप आप साथ में लेके चलें तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है, तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होता है। वहीं सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अगर देखा जाए अब वर्तमान में, तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है सबसे बड़ा वैसे क्षेत्रफल में हो जाता है, तो वो भी एक तरह से ये आंसर हो जाता है। तो लद्दाख का आंसर लगा सकते हैं। फिर छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका लक्षद्वीप हो जाता है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे जनसंख्या में देखें सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जहाँ पे 6 लाख के आसपास जनसंख्या होती है। 6 लाख के आसपास यहाँ है, और बाकी आपको 20 करोड़ के आसपास जो है 20 करोड़ के आसपास कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे हम बात करें कि ये कह रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दिल्ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे यूटी में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। किस में? जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो, और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। तो वो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सबसे बड़ा ज़िला अगर पूछता है तो आपको कौन सा लगाना है? सबसे बड़ा ज़िला आपका हो जाता है गुजरात का जो कच्छ का है, कच्छ ज़िला जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है। इसके बाद सबसे छोटा ज़िला अगर पूछे तो माहे है, और माहे कहाँ पे है? तो माहे आपको सभी को पता है कि पुडुचेरी में है। और माहे किस में है? तो केरल में एक जगह है, केरल में माहे जो है वहाँ पे है केरल में, लेकिन वो किसका जो टेरिटरी है? तो वो आपकी पुडुचेरी की है जो यूटी में शामिल है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि तटीय राज्यों से कुल जनसंख्या कितनी, तो कितने राज्य जो हैं वो तट से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य जो हैं वो लगे हुए हैं तट से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बनाया गया है इसको, और ये गुजरात है। इसके बाद सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? तो गोवा की है सबसे छोटी तटरेखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी जो समुद्र की औसत समुद्र तल को जो नापा जाता है वो कहाँ से नापा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। चेन्नई से नापा जाता है। जैसे मैं एक मैप बनाऊँ कि जैसे अगर हमको जो है उसकी औसत समुद्र तल को नापना है तो हम कहाँ से नापते हैं? तो आपको सभी को पता है तमिलनाडु में एक चेन्नई है, तो वहाँ से हम इस तरीके से एक तट रेखा बनाते हैं और वहाँ से हम इसको जो है नापते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कई बार पूछा जाता है कि तट जो हमारी औसत समुद्र तल नापा जाता है वो कहाँ से नापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई के तट से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, इसीलिए आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है? तो 12 समुद्री मील जिसको बोलते हैं वो, या 1 मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, यानी समुद्री मील, या इसको नॉटिकल माइल भी बोलते हैं, तो NM भी बोलते हैं इसको। 12 है तो यानी इसका मतलब है कि जैसे हमारी ये तट रेखा है, यहाँ से लेके 12 किलोमीटर के जो क्षेत्रफल होगा उसको प्रादेशिक जल क्षेत्र बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस वाले क्षेत्र को प्रादेशिक जल क्षेत्र बोलते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र का प्रादेशिक जल क्षेत्र ये वाला कहलाता है, जो 12 किलोमीटर के जो नॉटिकल मील के आसपास होता है। और एक नॉटिकल मील के बराबर कितना होता है? 1.8। अगर 12 में 1.8 का गुणा कर दें तो कितना किलोमीटर आएगा? वही आपकी क्या होगी? प्रादेशिक सीमा कहलाती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला चीज़ देखते हैं कि इसमें हमने देख लिया तट रेखा जान ली। अब समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं तो समुद्री मील में या नॉटिकल मील में नापी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है समुद्र की जो है दूरियां किस किस में नापते हैं। इसके अलावा गुजरात से लेके गोवा तक का जो तट कहलाता है तो उसको क्या कहते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। और ये आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको एक मैप्स के ज़रिए बताता हूँ कि किस तरीके से बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे जो नीचे का दक्षिण वाला पार्ट है वो है, तो इस पे ही आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे गुजरात है,
यहाँ पे गुजरात है, और गुजरात से लेके गोवा तक पूछ रहा है, तो इसमें महाराष्ट्र पड़ता है और फिर यहाँ पे गोवा पड़ता है। तो गोवा से लेके और गुजरात तक के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण तट जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करें, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है, तो कोरोमंडल तट बोलते हैं उसको। अब ये कोरोमंडल तट मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से है। तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये आपका तमिलनाडु, और ये पूरा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये तमिलनाडु। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, तो ये कौन सा तट कहलाएगा, तो ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट बोलते हैं इसको। इसी तरीके से मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का जो तट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वाला मालाबार तट कहलाता है। ये भी आप सभी को पता होगा, जब अगर भारत का नक्शा इस तरीके से देखते हैं तो कर्नाटक यहाँ पे ये एक मंगलुरु है, और यहाँ से लेके पूरा ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, तो मालाबार तट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, तो मालाबार तट कहलाता है। आगे बात करें, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलेंगे आपको देखने को, वो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और सबसे कम आपको कहाँ पे वन देखने को मिलेंगे, तो आपके हरियाणा में देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप क्या लगाएंगे, अरावली पर्वत लगाना है आपको। सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। अरावली का सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ पे है, तो माउंट आबू पे है, और 1700 जो है 25 या के किलोमीटर के आसपास है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1700 के किलोमीटर, सॉरी 1700 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कितनी है, 1700 मीटर के आसपास। अब गुरु शिखर है ये वाली चोटी, और इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित कितने भागों में है, तो लूनी और ब्यास नदियों द्वारा ये विभाजित की जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो हिमालय सबसे नए पर्वत हैं, जो सबसे अभी बाकी पर्वतों से बाद में बने हैं, तो नवीन पर्वत हैं ये। इसके अलावा किससे बने हैं, तो अवसादों से बने हैं, अवसादी चट्टानों से बने हैं। हिमालय जो बना है वो 33 सागर के अवसादों से बना है, ये आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा हिमालय का निर्माण जो हुआ वो कब हुआ, तो प्राचीन 33 सागर के निक्षेप यानी अवसाद जो होते हैं उनके जो है उससे बना है हिमालय, निक्षेपों से बना है हिमालय, 33 सागर के निक्षेपों से। अब हिमालय की सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची श्रेणी की बात कर रहे हैं तो हिमाद्री है। और हिमाद्री में ही आपको सभी को पता है कि ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हिमालय का जो पाद प्रदेश बोलते हैं, यानी कि उसके नीचे का हिस्सा जो होता है, यानी दक्षिण का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। ये सभी आप जानते हैं। और शिवालिक कब बना था, तो सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ। शिवालिक का निर्माण कब हुआ, सेनोजोइक काल में हुआ था। ऐसे ही हम आगे बढ़ें और देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण संबंधित है, तो पैलियोजोइक कल्प में यानी पैलियोजोइक काल में जो है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ये औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अराकानियोमा जो पर्वत है वो कहाँ पे है, तो म्यांमार में। जैसे मैं आपको अगर बनाऊँ कि जैसे हमारे ये भारत है, जैसे हमारा ये भारत है और यहाँ पे क्या है आपका म्यांमार है, तो यहीं पे एक वो है पर्वत श्रृंखला, तो यहीं पे क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है। इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला है, और यही पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है, तो यही पर्वत श्रृंखला कहलाती है अराकानियोमा। तो ये अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो अराकानियोमा पर्वत जो है आपका म्यांमार में है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पूछ रहा है कि मेवाड़ का पठार आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान में मेवाड़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। तो ये आपको दोनों पठार दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। मालवा पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में फैला है, राजस्थान में फैला है और गुजरात में फैला है। जैसे आपको मैं एक लोकेशन के हिसाब से बता दूं कि जैसे मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है, तो मालवा का पठार कहाँ पे मिलेगा, यहाँ देखने को मिलता है। जो तीनों राज्यों में, राजस्थान इधर हो जाता है, फिर आपका गुजरात इधर हो जाता है, मध्य प्रदेश इधर हो जाता है। तो तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है मालवा का पठार, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें और देखते हैं कि जो है मालवा का पठार जो है वो अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य में है। जैसे मैंने बताया अभी कि मैप बना के जो अभी बताया कि जैसे मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे क्या है आपका ये वाला पर्वत है जो मालवा का पठार है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य में स्थित है। तो विंध्य श्रृंखला जो है वो विंध्य इधर है और अरावली इधर है। तो
तो इन दोनों के बीच में जो आपका वो मिलेगा पठार, वो सॉरी हाँ, तो मालवा का पठार जो है वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। जैसे एक बिंद यहाँ पे हो गई और अरावली ये हो गई, और मालवा का पठार जो है, मालवा पठार वो आपको ये देखने को मिलता है, तो इन दोनों के बीच में है। बाकी 3 राज्यों में फैला हुआ है जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान। आगे बात करें कि मैकाल का पठार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, जो उसके आपकी सतपुड़ा की चोटी है। इसके अलावा मैकाल जो है मैकाल पे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अमरकंटक है। और इसी अमरकंटक से क्या होता है, नर्मदा नदी निकलती है, इसी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। तो ये बात हम आगे बात करते रहेंगे, ठीक है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो अमरकंटक होगी। अब किसको भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं, तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है। ये आपको मैंने जो है उसमें पढ़ाया हुआ है, आपके एग्ज़ाम कई वीडियोस और हम पहले बना रहे हैं उनमें, लेकिन आप समझिए कि भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं, छोटा नागपुर को बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपको करने हैं, आपकी रिवीजन क्लास नहीं है, ये एक तरह से जीएस की क्लास है जो आपको जल्दी से करनी है। आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो और अच्छा होगा। बाकी आपके लिए जो है अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो हम यूपी पुलिस इसके साथ ही हम रेलवे, ये एक साथ क्लासें चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पॉलिटी की क्लास ख़त्म कर ली है, और इसके अलावा हमने पॉलिटी के बाद हमने जियोग्राफी शुरू किया हुआ है। तो वहाँ से आप चाहें तो ये जो डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, मतलब वहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं। ये आपके जो है एग्ज़ाम के लिए मैराथन टाइप की क्लास हैं, जिसमें एक एक सब्जेक्ट एक एक क्लास में ख़त्म होने वाला है। चाहे आप पुलिस का दे रहे हो, चाहे आरपीएफ दे रहे हो, आरपीएफ के लिए मेनली हम बना रहे हैं इसको, और इसके अलावा अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो भी आपके लिए क्लास ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं अपने जो एग्ज़ाम को लेके ओरिएंटेड हो रहे हैं उसको लेके। तो इसमें हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो छोटा नागपुर पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके बारे में हमने बात की थी, 1365 मीटर के आसपास है। दक्कन का पठार बना हुआ है किस पे, तो बसाल चट्टानों से बना हुआ दक्कन का पठार, ये आपको ध्यान रखना है। दक्कन का पठार स्थित है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है, और ये मैंने आपको लोकेशन से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा इसीलिए ऐसे बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें थोड़ी सी टाइम की कमी है आपके लिए, इसीलिए आपको चीज़ें एक साथ जल्दी से मिल जाएं, तो ये इसीलिए किया जा रहा है। नहीं तो आपके लिए भारत का नक्शा अच्छे से भी बनाया जा सकता है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका दक्कन का पठार है, जो मध्य प्रदेश और आपका इधर महाराष्ट्र है, इसमें फैला हुआ है। तो पूरा क्षेत्र ये क्या है, तो ये दक्कन का पठार हो जाता है। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी भारत के नक्शे की वही रही बात जहाँ तक, तो हम इस एक बार ट्राई करके आपको बताते हैं कि इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं। एक इस तरीके से चाहें तो आप बना सकते हैं भारत का नक्शा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो भारत के नक्शे में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो भारत का नक्शा इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका लगभग भारत का नक्शा इस तरीके से हो जाता है। आप चाहें तो इस तरीके से और इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाता है आपका भारत का नक्शा। अब इसी में आपको जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि जो आपका दक्कन का पठार है वो ये वाला पोर्शन होता है। अब ये वाला दक्कन का पठार है, ये आपके मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए और जल्दी से आपके जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जितना है वो आपको मिल जाए, जिससे आप रिवीजन भी कर पाएँ, जल्दी से चीज़ें कर भी पाएँ। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि दक्कन का पठार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। दक्कन का पूर्वी भाग आपको कहाँ कौन सा मिलेगा, तो विदर्भ जिसको कहते हैं। तो दक्कन पठार के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, विदर्भ बोलते हैं। माहिम तट कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है कि माहिम तट जैसे महाराष्ट्र ये वाला पोर्शन है, और यहीं पे कौन सा है, तो माहिम तट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गिरनार की पहाड़ियाँ आपको जो है गुजरात में देखने को मिलेंगी। दक्कन पठार के ढाल की बात करें तो पूर्व की ओर है। तो दक्षिण पठार जो आपका है या दक्षिण पठार जो है वो आपको किस तरफ देखने को मिलेगा, तो पूर्व की तरफ ढाल है। जैसे मैंने अभी बनाया था लोकेशन में, तो ये वाला जो पठार है उसका जो है
ढाल किधर है, इधर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियाँ जो हैं वो किधर जाती हैं, पूर्व की तरफ ही जाती हैं। तो इसकी वजह से, ढाल की वजह से ही जाती हैं। तो पूर्व की तरफ क्या है, इसका ढाल है। आगे बात करते हैं, अगला जो आपके लिए इसमें जानने वाली बातें हैं कि ये यू आकार की घाटी है। पहली बात, कैसी घाटी है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हिमाच्छादन के कारण होता है। यानी कि हिम के आच्छादन के कारण, हिम से कटरने के कारण यू आकार की घाटी बनती है। पर्वतों के अंदर यू आकार की घाटी इस तरीके से बन जाती है, जिसको आपने कई बार जो है इमेजेस में देखा होगा। जो इस तरीके की इमेज बनती है यू आकार की घाटी, तो वो किसकी वजह से बनती है, तो किसकी वजह से बनती है, हिमाच्छादन के कारण। यानी हिम जो है, यानी बर्फ़ जो है काट देती है, तब बनती है। धारवाड़ का पठार कहाँ पे, ये पूछ रहे हैं, तो कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ कहाँ पे, धारवाड़ की चट्टान है, धारवाड़ के पठार जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। वहीं सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियाँ जो हैं आपकी कहाँ पे स्थित है, तो सतपुड़ा जो है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। जैसे मैं अगर लोकेशन बनाऊँ, तो जैसे मान लेते हैं ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और इसके ऊपर से नदी जाती है, उसके ऊपर से नदी जाती है वो नर्मदा है, और इसके नीचे से यहाँ से निकलती है वो आपकी कौन सी है, तो वो ताप्ती नदी है, या तापी नदी जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ये जो पूछा जा सकता है आपसे कि आपको जो है सतपुड़ा कहाँ पे है, तो वो नदियाँ जो हैं आपकी ताप्ती और नर्मदा के बीच में है, मध्य में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर पहाड़ियाँ आपकी पूरी सतपुड़ा की मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी है। कौन सी है, तो धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। और धूपगढ़ किस पे है, तो पंचमढ़ी हिल पे है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे एक स्थित है महादेव पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा का भाग है महादेव पहाड़ियाँ, वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि महेंद्रगिरी जो है वो पर्वत कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, और कहाँ पे है, तो पूर्वी घाट में। जैसे ये आप सभी जानते हैं कि ये इधर जो है पहाड़ हैं जो वो पूर्वी घाट कहलाते हैं, और इसी में कौन सी आपकी, तो महेंद्रगिरी जो है पर्वत जो है वो इसी में है। तो महेंद्रगिरी पर्वत आप समझ गए उड़ीसा में है और पूर्वी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाटी एक क्या है, तो भ्रंश कागार है। पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, पश्चिमी घाटी क्या है, तो भ्रंश कागार है। पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं, तो सह्याद्री बोलते हैं। तो पश्चिम घाट, जैसे मैंने बताया कि ये जो पर्वत हैं इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री नाम देते हैं। और कहाँ पे, तो महाराष्ट्र यानी गुजरात से लेके आपके गोवा तक के क्षेत्रों में इसको क्या बोला जाता है, तो सह्याद्री बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सह्याद्री नाम हो जाता है इसका। ऐसे ही उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर, यानी सर्वोच्च शिखर का मतलब चोटी कौन सी है, तो कलसुबाई है, जिसको कलसुबाई बोलते हैं। और सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है वो कुद्रेमुख है, और कुद्रेमुख कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसको महाबलेश्वर बोलते हैं, और यहीं से आपको सभी को पता है कि क्या निकलती है, यहीं से आपकी जो है कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम किसका है, तो महाबलेश्वरम का उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो बिल्सन पॉइंट है। यानी सबसे ऊंचा, महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्सन पॉइंट बोलते हैं। दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। यानी कि अगर हम एवरेस्ट के बाद बात करें, या हम जो दक्षिण भारत की बात करें, जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे कि ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो आपकी कौन सी होगी, अनाईमुड़ी होगी। अनाईमुड़ी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अनाईमुड़ी किस पे स्थित है, कौन सी पहाड़ियों पे स्थित है, तो वो पूछता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं जिस पे स्थित है। ये कौन सी है, तो अन्नामलाई पे कौन है, अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पे कौन है, अनाईमुड़ी। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे इस तरीके से अगर मैप है, तो पूर्वी घाट ये और पश्चिमी घाट ये, तो यहाँ पे जहाँ मिल रहे हैं, तो यही पॉइंट कौन सा है, वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हुई हैं, तो तीनों राज्य जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है, उन तीनों राज्यों में ये फैली हुई हैं। बाकी तीनों राज्यों की लोकेशन आपको पता ही होगी कि जिस तरीके से इधर क्या है, कर्नाटक है, इधर क्या है, ये केरल है, और ये क्या है, ये आपका तमिलनाडु है।
तो इन तीनों राज्यों में ये फैली हुई हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें और देखते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है। यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। पहली कौन सी थी, अनाईमुड़ी, ये कौन सी है, पहली है, और ये कौन सी है, दूसरी ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि उटकमंड या ऊटी, ये पूछा जा सकता है, ऊटी कहाँ पे है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊटी कहाँ पे है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पे तमिलनाडु में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो मेघालय में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो मेघालय में स्थित हैं। ऐसे ही कार्डमम, जिनको इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, वो कहाँ पे हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो केरल और तमिलनाडु की जो सीमा है वहाँ पे स्थित हैं। जैसे मैं अगर इस तरीके से बनाऊँ तो ये वाली जहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं केरल और तमिलनाडु पे, तो यहीं पे आपकी कौन सी हैं, यही इन्हीं को क्या बोलते हैं, कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं। तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ हैं। शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तेलंगाना में है। और कोडाई कनाल कहाँ पे है, तो पालनी पर्वत तमिलनाडु में है। तो पालनी पर्वत पे कोडाई कनाल है। शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ पे आपकी तेलंगाना में है। और सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो वो भी तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, और तमिलनाडु में कौन सी है, सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, ये भी तमिलनाडु में है। तो और इसके अलावा शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सबसे ऊंचा जो है शिखर एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8850 मीटर। इसके अलावा अन्य नाम से क्या बोला जाता है, तो सागर माथा इसको बोला जाता है। इसके साथ ही हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको दूसरा नाम K2 भी बोलते हैं। और कहाँ पे है, तो काराकोरम जो श्रेणी है उस पे है। और सभी जानते हैं काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। ये जैसे इस तरीके से यहाँ पे जब मैप बनाते हैं तो यहीं पे काराकोरम श्रेणी है और यहीं पे हमारी K2 स्थित है। ठीक है, काराकोरम इस तरीके से, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो इस तरीके से चोटियाँ बनती हैं, श्रेणियाँ बनती हैं। तो ये क्रम से पूछा जाता है कई बार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इस तरीके से चोटियाँ हैं और श्रेणियाँ हैं, और इन्हीं पे हमारी एक चोटी काराकोरम पे कौन सी है, वो हमारी K2 है, जिसको सबसे ऊंची भारत की चोटी बोला जाता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कंचनजंगा है। और कहाँ पे है, तो राज्य कौन सा है, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा कौन सी है, दूसरी है। पहली कौन सी है, K2 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंदा देवी चोटी पूछ सकता है आपको, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ है। इसके अलावा नंदा देवी किस हिमालय पे है, तो कुमाऊं हिमालय पे स्थित है। कुमाऊं हिमालय पे स्थित है। और कुल्लू घाटी की बात करें तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी जो हैं उनके मध्य में क्या स्थित है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। शिमला भी पूछ सकता है, कई बार पूछा गया कि शिमला किस श्रेणी पे है। ये क्वेश्चन कर सकता है कि शिमला जो है वो किस श्रेणी पे स्थित है, तो धौलाधर श्रेणी पे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि शांत घाटी या जिसको मौन घाटी कहते हैं, शांत घाटी जिसको मौन घाटी कहते हैं, वो कहाँ पे स्थित है, वो केरल में स्थित है। इसको याद रखना है। इसको साइलेंट वैली इंग्लिश में बोलते हैं। साइलेंट वैली भी आ सकता है, मौन घाटी, शांत घाटी भी आ सकता है। तो किसी भी नाम से आए आप आराम से कर सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा दर्रा आपको पूछ सकता है, काराकोरम दर्रा है। अब वो काराकोरम श्रेणी में ही है। आपको मैंने अभी जैसे 4 श्रेणियाँ बनाई थी ऐसे, तो वो कौन सी है, ये काराकोरम है। कौन सी है, ये काराकोरम थी, ये लद्दाख थी, ये जास्कर थी, और ये पीर पंजाल थी। तो इसी काराकोरम में यहाँ पे दर्रा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में, ये भी आपको देखना है। सबसे ऊंचा है और कहाँ पे है, लद्दाख में। इसके बाद नाथुला या जेलेपला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नाथुला और जेलेप दर्रा जो होते हैं, दोनों दर्रे कहाँ पे हैं, तो आपके सिक्किम राज्य में है। जोजिला और बुरजिल दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला और बुरजिल दर्रा कहाँ पे है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। ऐसे ही सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और इसी से क्या नदी आती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये आपको पता है कि सिपकीला दर्रे से ही क्या है, सतलज नदी जो है आपकी, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से होके एंट्री करती है, प्रवेश करती है। और माना, नीति और लिपुलेख, 3 दर्रे जो हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे हैं, तो उत्तराखंड राज्य में है। ऐसे ही बोमडीला दर्रा पूछा जाता है आपको, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और रोहतांग सुरंग जिस पे बनी है, रोहतांग दर्रा, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम
आगे बात कर लेते हैं, अगला देखते हैं अपना, जिसमें क्या है कि मनाली को लेह से कौन जोड़ता है, तो उसको रोहतांग दर्रा जोड़ता है। मनाली को लेह से कौन जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। खैबर दर्रा कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत के जो द्वीप समूह है वो कितने भागों में बटे हैं, दो में, एक में लक्षद्वीप है और दूसरे में अंडमान निकोबार है। अब अंडमान निकोबार की बात करें तो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। और ये किससे बना है, तो ज्वालामुखी से निर्मित है, ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। जैसे मैं अगर आपको बना दूँ आपके लिए, जैसे ये भारत है और यहीं पे आपके यहीं समुद्र में अंडमान निकोबार हैं, तो मान लेते हैं ये दोनों जो हैं, ये ऊपर वाला अंडमान है और नीचे वाले निकोबार हैं, तो इन दोनों को अलग करने वाला चैनल जो होगा वो 10 डिग्री चैनल है। ये आपको ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल जो है इन दोनों को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहे हैं कि भारत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कितने द्वीप हैं, टोटल कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कितने हैं, 572। इसकी राजधानी कौन सी है अंडमान निकोबार की, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में, और यही आपकी जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान एक द्वीप है। अंडमान में 7, अंडमान निकोबार में 7 द्वीप हैं, बड़े बड़े 7 द्वीप हैं, जिसमें दक्षिणी अंडमान आता है, दक्षिणी अंडमान आता है। और उसी दक्षिणी अंडमान पे क्या है, आपकी पोर्ट ब्लेयर है आपकी। इस पे जैसे ये हो गया उत्तरी, ये मध्य, और ये दक्षिणी अंडमान, और ये लिटिल अंडमान, तो इसको लिटिल अंडमान बोलते हैं, इसको दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। और इसी पे क्या है आपका, ये आपका कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, और कोको द्वीप जो है म्यांमार का पार्ट है, कोको द्वीप, और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट। जैसे मैं आपको फिर से बना दूं कि जैसे मान लेते हैं ये उत्तर वाला पोर्शन हो गया, ये अंडमान निकोबार है, और ठीक है, तो यहाँ पे एक कोको द्वीप है, ये म्यांमार का पार्ट है, तो ये आपका किसका पार्ट है, म्यांमार का है। और ये हमारा उत्तरी वाला पोर्शन है, उत्तरी अंडमान है, इसको उत्तरी अंडमान बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल पड़ता है इसी को कौन सा बोलते हैं, तो कोको चैनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो कोको चैनल बोलते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में क्या है, तो कोको स्ट्रेट है, कोको जो है आपको जल संधि देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे कहाँ पे है वो, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। ऐसी दक्कन पास पूछा जा सकता है, वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है। तो मैंने आपको दक्षिणी अंडमान बताया ऐसे, और फिर उसके बाद लिटिल अंडमान बताया था। इन दोनों के बीच में कौन सा पास है, तो वही आपका अंडमान पास है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा पास है, दक्कन पास, सॉरी। तो ये कौन सा है, दक्कन पास, ये किसके बीच में है, तो ये आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है दक्कन पास। ऐसे ही मरकत द्वीप पूछ सकता है आपसे, कई बार पूछा गया है। तो मरकत द्वीप कहाँ पे है, तो इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, मरकत द्वीप ऐसे नाम रखिए। ऐसी काला पानी के नाम से जानी जाने वाली जो जेल होती थी पहले, तो काला पानी की सज़ा जिसको बोलते थे, वो अंडमान निकोबार में ही एक जेल होती थी, और उसके अंडमान निकोबार पे बनी है। इसी को काला पानी की सज़ा बोला जाता था। जब किसी व्यक्ति को वहाँ पे भेज दिया जाता था तो उसको कहते थे काला पानी की सज़ा हो गई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बैरन द्वीप बोलते हैं, वो कहाँ पे है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। जैसे मैंने आपको अंडमान के जो 7 चैनल बताए थे, मतलब 7 भाग बताए थे अंडमान निकोबार के, तो अंडमान के जो आपका कौन सा है, तो आपका मध्य अंडमान जो है, जैसे ये मध्य अंडमान है, और इसी के यहाँ पे पूर्व की तरफ कौन सा एक आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है, तो बैरन द्वीप जो है, ये बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे क्या है, उद्गार कई सालों के बाद होते रहते हैं, यानी कि एक्टिव तरीके से ये देखने को मिलता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप हो जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सैडल पीक कितनी है, 750 किलोमीटर 750 मीटर के आसपास ये आपको देखने को मिलती है सैडल पीक। तो कहाँ पे है ये, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन सी है, सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी है। वैसे ही सुषुप्त ज्वालामुखी भी पूछा जाता है, नारकोंडम। यूपीएससी
उसी से लेके सारे आपके वनडे एग्ज़ाम तक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नारकोंडम जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका अंडमान निकोबार से उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। जैसे कि आपका बैरन द्वीप है उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा दूरी पे बैरन द्वीप के नीचे आपको नारकोंडम द्वीप देखने को मिलता है। ऐसे ही अंडमान निकोबार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो उसको माउंट थोलियर बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। और मैंने आपको ये जो बताया कि ग्रेट निकोबार, जैसे मान लेते हैं ये ग्रेट निकोबार है, तो इसी पे एक चोटी है, इसी पे एक चोटी है जिसको क्या बोलते हैं, इसी को माउंट थोलियर बोलते हैं। तो यही चोटी क्या है, तो माउंट थोलियर ये चोटी हो जाती है। तो अब हम बात करें आगे कि माउंट थोलियर के बाद ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है, तो 6 डिग्री चैनल अलग करता है। ये 6 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सुमात्रा से, अब ग्रेट निकोबार जैसे मान लेते हैं ये है ग्रेट निकोबार, और यहीं पे सुमात्रा है इंडोनेशिया का एक पार्ट, तो इसको जो अलग कर रही है वो क्या है, 6 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। तो 6 डिग्री चैनल अलग करता है, क्यों, किसको, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ऐसे सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से कौन अलग कर रहा है, इसका नाम है ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल इसको अलग करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे 6 डिग्री चैनल या इसको ग्रैंड चैनल बोल सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब अंडमान निकोबार पे सोमपेन एक जनजाति रहती है, जिसको जो निकोबार द्वीप पर रहती है। सोमपेन एक जनजाति है, वो कहाँ रहती है, निकोबार द्वीप पे रहती है। ऐसे ही अभी जो वर्तमान 2018 में चेंज किए गए नाम, तो नाम क्या रखे गए हैं, रॉस द्वीप को अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोला जाता है, और ऐसे ही नील द्वीप को शहीद द्वीप बोलते हैं। और ये दोनों द्वीप कहाँ पे हैं, तो दक्षिणी अंडमान में है, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको सबकी लोकेशन बता दी है, जिसमें आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे मान लेते हैं ये 7 हैं, ये 7 आपको क्या दिखाते हैं, तो ये आपका उत्तरी वाला अंडमान है, ये दक्षिणी, ये मध्य वाला है, ये दक्षिणी है, ये लिटिल अंडमान है, और फिर ये निकोबार है, ये मध्य निकोबार, ये लिटिल निकोबार, ये ये निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार। इस तरीके से 3 निकोबार और 4 अंडमान हो जाते हैं। तो अंडमान निकोबार इस तरीके से हम पढ़ते हैं, और इनके बीच में ही आपको कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको देखने को मिलेगा हैवलॉक द्वीप भी, इसमें नाम चेंज किया गया, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप बोला जाता है। ये भी आपके पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप में स्थित है। ऐसे ही अब्दुल कलाम द्वीप पूछा जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, तो इसको व्हीलर द्वीप भी बोलते हैं, और उड़ीसा के तट पे स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। उड़ीसा के तट से देखें तो इसको यहाँ पे देखा जा सकता है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, इतनी हमने अंडमान के बारे में बात कर ली। अब लक्षद्वीप की बात करें तो पहली बात तो ये कि ये किससे बना है, तो प्रवाल भित्तियों से बना है। प्रवाल आप सभी जानते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं, छोटे छोटे, जो है अपनी संरचना, अपना खाना पीना सहजीवता के साथ निभाते हैं, शैवाल के साथ रह के बनाते हैं। जब शैवाल इससे अलग हो जाता है तो ये मर के इसमें सफ़ेद कलर की एक ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। कई स्ट्रक्चर अलग अलग बनाते हैं, लेकिन इसको प्रवाल व्यंजन बोलते हैं। जब ये सफ़ेद कलर में आ जाता है और मर जाता है तो एक संरचना बनाते हैं। इन्हीं संरचनाओं से क्या है, ये हमारा लक्षद्वीप बना है। तो इन्हीं से क्या है, प्रवाल भित्तियों से हमारा लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। अब हम ओंग जनजाति की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो छोटे अंडमान द्वीप पे ये जनजाति निवास करती है, ओंग जनजाति। अब हम लक्षद्वीप की भी देख रहे हैं कि इसकी राजधानी कौन सी है, तो कवरत्ती या कवारत्ती इसकी राजधानी हो जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप पर, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा जो डिग्री चैनल है जिसको अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लेते हैं ये छोटे छोटे द्वीप क्या है, ये आपका, या और क्लियर तरीके से समझिए कि जैसे मान लेते हैं ये जो भारत है, और भारत के इधर जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, यही द्वीप क्या है आपके, जो है लक्षद्वीप है। अब यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है लक्षद्वीप का, उसको मिनिकॉय द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के और लक्षद्वीप के जो बाकी द्वीप हैं वो छोटे छोटे इधर हैं। तो इन दोनों के बीच में जो द्वीप पड़ेगा वो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से किस तरीके से अलग हो रहा है, ऐसे हो रहा है 9 डिग्री चैनल से। वैसे ही इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको मालदीव मिलेगा, और इन दोनों को, मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करेगा, तो वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है।
उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रोट द्वीप बोलते हैं। इसमें कई सारे द्वीप हैं जो छोटे बड़े हैं, तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोट द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिट्रा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिट्रा जो है सबसे छोटा द्वीप हो जाता है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा कौन सी है? तो मलयालम है। यानी कि लक्षद्वीप यहाँ के लोग भी मलयालम बोलते हैं, केरल के लोग भी मलयालम बोलते हैं। जो केरल के पास में है, तो इसीलिए इसमें भाषा मलयालम देखने को मिलती है, बोली जाती है सबसे ज़्यादा। ऐसे ही पम्बन द्वीप जो आपको देखने को मिलेगा, जिसको आदम ब्रिज भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी में। आप सभी जानते हैं कि राम सेतु जो बना है, जिसको आदम ब्रिज या आदम ब्रिज बोलते हैं, राम सेतु ब्रिज बोलते हैं, तो वो जो आपके श्रीलंका और भारत के बीच में है, तो यहीं पे जो बना है, इसी को हम, यहीं पे एक द्वीप है पम्बन द्वीप, यहीं पे एक कौन सा द्वीप है? तो पम्बन द्वीप है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो आपके लिए क्या है, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो न्यूमूर द्वीप पूछा है। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है, जिसको लेके विवाद चलते रहते हैं। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। ऐसे ही हम अब नदियों की बात कर लेते हैं, कुछ अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। कुछ नदियों की बात करें जो आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, ठीक है, तो हमारे दो नदियाँ, भारत में दो तरह की नदियाँ देखने को मिलती हैं। एक होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और एक होती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। यानी एक होती हैं जो ऊपर से नॉर्थ से आती हैं, एक होती हैं जो दक्षिण भारत की हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत। तो दो तरीके की हम नदियों के स्थल जो तरीके पढ़ेंगे, जो दो तरीके की नदियाँ पढ़ी जाएंगी, तो उसमें हम ये देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि कुछ हिमालयी नदियों के नाम देखें, तो गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र देखने को मिलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा निकलती कहाँ से? तो गंगोत्री से निकलती है, जिसमें गौमुख एक जो है हिमनद है, वहाँ से ये निकलती है। ऐसे ही हम आगे बात करें तो अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं, तब उसका क्या नाम पड़ता है? तब उसको गंगा बोलते हैं। यानी कि अलकनंदा, इधर से भागीरथी आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है, और ये दोनों जहाँ पे मिलेंगी, उसके बाद जो है ये दोनों मिलेंगी, वो क्या हुआ? देवप्रयाग हुआ। और जब इसका देवप्रयाग से आगे बढ़ती हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? तो गंगा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं तो आपको इसीलिए करा रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ क्लास। और इसके बाद अगर आपको डिटेल चर्चा करनी है, जाननी है, तो हमारी जो यूपी वाली क्लास चल रही है, रेलवे वाली क्लास चल रही है, उसमें आप चाहें तो वो आसानी से देख सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम भी है आपके पास, वो क्लास भी देखें और इनको जो है रिवीजन के तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये आपको क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बात करें, और हमने देखा कि जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं प्रयागराज, देवप्रयाग में, वहाँ पे इसका नाम क्या पड़ रहा है? गंगा पड़ रहा है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अलकनंदा के तट पे स्थित है बद्रीनाथ। ये आपको ध्यान रखना। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं गंगा को। गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। यानी मैं आपको एक लोकेशन से बता दूं कि जैसे मान लेते हैं कि गंगा इधर से आई, और ये आपका क्या है? ये आपका मान लेते हैं, ये आपका जो है बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में जब एंट्री करती है गंगा, तो उसको पद्मा नाम दिया जाता है। और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो उसको जमुना नाम दिया जाता है, जमुना नाम देते हैं। और जमुना और पद्मा जब मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो जो एक सिंगल धारा बन जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन कर सकता है कि दोनों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मेघना बोला जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आप सभी जानते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बिहार का शोक है, क्योंकि यहाँ बाढ़ जो है आती रहती है। बंगाल का शोक किसको बोलेंगे? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अब उड़ीसा का शोक कौन सी नदी होती है? तो महानदी। ये कई बार क्वेश्चन में नहीं आया, तो आपसे पूछ सकता है, इसके चांस ज़्यादा पूछने के बनते हैं। कि जैसे बिहार का शोक और बंगाल का शोक पूछते रहते हैं, उड़ीसा का शोक आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपकी महानदी हो जाती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची का पठार है, छोटा नागपुर पे रांची का पठार है, वहाँ से ये निकलती है। जैविक मरुस्थल किस नदी को बोलते हैं? तो दामोदर नदी को ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इतनी ख़राब हो गई थी, या जो है जितना इसमें पॉल्यूशन हो गया था, तो इसकी वजह से इसको जैविक मरुस्थल बोलते थे। ऐसे ही केदारनाथ और रुद्रनाथ के मध्य में कौन सा है? तो मंदाकिनी स्थित है। कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, जिसका जो है उद्गम कहाँ से होता है? मैदानों से होता है। गोमती नदी जो है वो आपके यहाँ से मैदानों से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी पीलीभीत से
निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैदानों से निकलने वाली एकमात्र नदी जो कौन सी है, गोमती नदी है। आगे बात करें तो कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गंगा की, तो यमुना नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ऐसे यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बंदरपूंछ जो आपका यमुनोत्री है, बंदरपूंछ जगह है जो आपका हिमनद है, वहाँ से ये निकलती है। ऐसे ही सोन नदी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है। ऐसे ही गंडक नदी की बात करें तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी नदी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, तो उसके मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है, या जिसको ज्वार नदी बोलते हैं। यानी जहाँ पे समुद्र और नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं और वहाँ पे कोई अवसाद इकट्ठा नहीं होता है, तो सीधा जो डायरेक्ट मिलने की वजह से स्ट्रक्चर जो बनता है उसी को हम एस्चुरी यानी ज्वार नदी बोलते हैं। अब ज्वार नदी कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, काफ़ी नदियाँ हैं जो आपकी ये बनाती हैं, ज्वार नदी को बनाती हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुहाने पर है, तो हुगली नदी के मुहाने पर है। और ये हुगली नदी आपको पता है कि ये बांग्लादेश में दिखती है, हमें देखने को मिलती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी, तो भ्रंश घाटी से बहकर होती है नर्मदा नदी, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, उसके उत्तर में विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, और यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। और इसीलिए ये जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस ज़मीन के धंसने की वजह से भ्रंश बना और भ्रंश से होकर ये नदी बहती है, इसलिए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी हो जाती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन कर सकता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम बात करते हैं अब तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली जो यरलुंग जांगदो नदी है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यानी जब तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है तो ये यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जानी जाती है, और ये मुहाना इसका कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में है, ये आपका ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है वो किस पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम के जोरहाट में बना हुआ है। तो नदी द्वीप का मतलब हुआ कि जैसे नदी ये बह रही है और इसी पे एक छोटा सा जो है सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप है, तो इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र जब बहती है और आगे बढ़ती है तो यहीं पे इसी नदी पे एक द्वीप बनता है जो मिट्टी के जो है जमाव से बनता है, इसी को हम माजुली द्वीप बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे है, असम के जोरहाट में है। मानस नदी और लोहित नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ये 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे, कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र को किन नामों से जाना जाता है या ये वाला नाम किस नदी का है, तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछ सकते हैं आपको, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता है सुंदरबन का डेल्टा होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से आपको सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, आप सभी को पता है। अब किस पे सीमा पे हैं, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पे है क्या, सुंदरबन का डेल्टा। इसके बाद इस डेल्टा की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। डेल्टा की आकृति जो सुंदरबन का डेल्टा है उसकी आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है, 3 भुजा है, ऐसे करके आप देखने को मिलेगा, तो त्रिभुजाकार आपको देखने को मिलता है। तो ये कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा नहीं बनाती कौन सी नदियाँ नहीं बनाती, तो ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदी नहीं बनाती है। और डेल्टा बनाती कौन सी हैं, तो कावेरी हो सकती है, गंगा, महानदी और गोदावरी और ये आपकी कृष्णा, ये सब आपकी डेल्टा बनाती हैं। इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील है, वहाँ से आपको सिंधु नदी का उद्गम देखने को मिलता है। ऐसे ही हम बात करें कि पाकिस्तान और भारत की बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था, आपको सभी को पता है कि अयूब खान और जो है जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये बातें हुई। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है। और चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाती है चंद्रभागा, यानी चंद्र और भागा नदियाँ जो दो मिलती हैं, चंद्र और भागा नदियाँ मिलके एक चंद्रभागा नदी बनाती हैं और आगे जब बढ़ती है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को चिनाब नदी बोला जाता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बात क्या है इसमें, तो बगलिहार
सलाल और दुलहस्ती, ये 3 परियोजनाएं हैं जो किस नदी पे चलाई जाती हैं, वो किस नदी पे चलाई जा रही हैं, चिनाब नदी पे चलाई जा रही हैं। ऐसे ही झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पहली बात तो इसका बैरीनाग से होता है, और बैरीनाग कहाँ पे है, शेषनाग झील के पास में, कश्मीर के समीप, कश्मीर समीप जो है शेषनाग झील है, वहाँ से इसमें बैरीनाग जगह से इसका जो है उद्गम होता है झेलम नदी का। और झेलम को जो है, इसमें आगे बात करें झेलम पे ही कौन सी नदी, जो आपकी तुलबुल परियोजना है और उरी परियोजना झेलम नदी पर ही आपको देखने को मिलेंगी, जो चल रही हैं झेलम नदी पर। कौन सी, तो तुलबुल और उरी परियोजना। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल झील है, जिसको राक्षस ताल झील भी बोलते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये भी तिब्बत से ही इसका उद्गम होता है। ऐसे ही भाखड़ा नागल परियोजना, हरी के बैराज परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये किस नदी से बनी है, तो सतलज नदी से इनका निर्माण है, यानी इनसे संबंधित है ये सतलज नदी से। हरी के बैराज, भाखड़ा नागल बैराज और आपका नहर जो है इंदिरा गांधी नहर। अब हम बात करें कि जो भारत की प्रमुख नदियां हैं दक्षिण भारत की, वो कौन सी हैं, तो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूर्व की ओर जाती हैं, जबकि नर्मदा नदी, तापी नदी और माही नदी जो है आपकी कहाँ जाती हैं, तो वो पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब नदी जो है आपका, वो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो आप सभी को मैंने बताया कि अमरकंटक की चोटी से जो है ये निकलती है। मैकाल पर्वत पर अमरकंटक चोटी है जहाँ से ये निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ पे है, तो आपकी खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में स्थित है। ऐसे ही गुजरात की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा हो जाती है, जो हमारी सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बहते हुए कहाँ पे जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। आगे बात करें और हम देख रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, लेकिन अगर पूरे प्रायद्वीप की बात करें, यानी पूरा प्रायद्वीप ये वाला, पूरे प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गोदावरी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। गोदावरी किसकी नदी निकलती है, कहाँ से, तो मुंबई में एक नासिक जगह है, वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ऐसे ही हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, तो गोदावरी नदी को ही बोला जाता है। गोदावरी नदी को ही बोला जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक में कावेरी नदी की उद्गम जो होता है वो आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से हो रहा है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऐसे ही अगला इम्पोर्टेंट जो आपका है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलेंगे, वो भी कावेरी नदी होता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद जो है वो किन किन राज्यों में है, तो तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, केरल में, पुडुचेरी में। तो 4 राज्य यानी कि यूटी भी अगर शामिल कर लें तो 3 राज्य और एक यूटी में इसका विवाद चलते रहता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर से होता है। जो आपका महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में महाबलेश्वर है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। और नदी जल विवाद, जो कृष्णा का नदी जल विवाद है वो किन किन के बीच में है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका जो है इसके बीच में है। तो 3 राज्यों के बीच में इसका झगड़ा चलता है। ऐसे ही हम अगली बात कर लें और देखते हैं कि तीनों के बाद हमारी जो लवड़ी नदी है वो किस रूप में जानी जाती है, तो लूनी नदी जो है स्नेक हिल से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से। अरावली पहाड़ियों से स्नेक हिल से निकलकर लूनी नदी आगे बढ़ती है और इसीलिए इसको लवड़ी नदी बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो अरावली पर्वत से निकलती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है क्योंकि वो इसमें पानी उतना नहीं होता जिससे आगे जाके समुद्र में मिल सके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नदियाँ जिसका उद्गम कहाँ से होता है, भारत में नहीं होता है। तो भारत से किस किस नदी का उद्गम नहीं होता है, तो एक सतलज नदी का नहीं होता है, घाघरा का नहीं होता, ब्रह्मपुत्र का नहीं होता, सिंधु का नहीं होता और गंडक का भी नहीं होता है। तो ये नदियाँ जो हैं भारत से नहीं निकलती हैं। ऐसे ही हम बात करें कि हरिद्वार, वाराणसी और पटना गंगा के तट पर स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार हो गया आपका, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, ये किस पे स्थित हैं, ऐसे ही गंगा पे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें दिल्ली, आगरा, मथुरा किस पे हैं, तो ये यमुना नदी पे है।
इसी तरीके से लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के तट पे हैं, तो वो सतलज नदी के किस तट पे हैं, लुधियाना और फिरोजपुर। हैदराबाद सभी को पता है मूसी नदी के तट पर है, तो मूसी ने आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर कहाँ पे है, तो श्रीनगर झेलम के किनारे है। ऐसे ही लखनऊ गोमती के किनारे है। और छिपरा जो है आपका, छिपरा नदी के किनारे कौन है, उज्जैन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चंबल के किनारे राजस्थान का एक कोटा स्थान है, वहाँ पे है। ऐसे ही सरयू नदी पे अयोध्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ तक कि महानदी के किनारे कौन सा है, तो महानदी पे कटक उड़ीसा है, जहाँ पे आपको चावल की वो देखने को मिलेगा संस्थान। अब आगे बात कर लेते हैं कि कोटा, अयोध्या, कटक, जमशेदपुर की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पर है जमशेदपुर। ये आपसे हमने चर्चा की हुई है अपनी क्लासेस में। तो सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। सूरत कहाँ है, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और विजयवाड़ा कहाँ स्थित है, तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, तो विजयवाड़ा आपका यहाँ पे है। पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की। और कहाँ पे है, तो मांडोवी नदी के किनारे है। मांडोवी नदी के किनारे आपकी कौन सी है, तो पणजी स्थित है। विद्यासागर सेतु बना है, तो विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है। विद्यासागर सेतु कहाँ पे बना है, तो हुगली सेतु जो है हुगली नदी पे बना है विद्यासागर सेतु। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में ये बना हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे। तो अब हम अगले देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पे बना हुआ है, टिहरी बांध। विश्व का सबसे ऊंचा सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा हमने देखा टिहरी, सबसे लंबा कौन सा है, आपका हीराकुंड बांध है, जो महानदी पे बना है उड़ीसा में। अब मैटूर बांध कहाँ पे है, तो कावेरी नदी पे है मैटूर बांध। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पौंग बांध किस पे है, तो ब्यास नदी पे बना है आपके हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध कहाँ पे है, तो आपका रावी नदी पे है और पंजाब में है। ऐसे ही अलमाटी बांध क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट इसीलिए हैं कि ये जो फिक्स आपसे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड पूछे जाते रहते हैं वो हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं सारे के सारे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। और मैथन, बेल पहाड़ी, तलैया बांध, ये तीनों बांध जो हैं दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पे है। तो बराकर नदी जो है आपकी वो उस पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी लैगून कौन सी है, तो चिल्का है, आप सभी को पता है। और खारे पानी की है, ये भी आप सभी जानते हैं, उड़ीसा में। चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है। सबसे बड़ी लैगून झील है। और लैगून के अलावा कैसी है, खारे पानी की झील है। झींगा पालन होता है कहाँ पे, तो चिल्का नदी में। किस मच्छी का पालन होता है, तो झींगा मछली का पालन होता है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील है। और कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। और इसी पर क्या है, तुलबुल परियोजना चल रही है। झेलम नदी की सहायक बुलर, आप सभी जानते हैं बुलर से झेलम नदी बहती है। और इसी पे कौन सी परियोजना है, तो तुलबुल परियोजना इसी पे चल रही है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर है। वो कहाँ पे है, रेंद्र नदी यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगी। कृत्रिम बड़ी झील, सबसे बड़ी हाथ से मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील है। और चोलामू झील कहाँ पे है, तो सिक्किम में है चोलामू झील। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तीस्ता नदी का चोलामू झील से ही उद्गम होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, सिक्किम में है चोलामू झील और चोलामू झील से ही क्या निकलती है, तो तीस्ता नदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, तो लोकटक झील है। ये सभी जानते हैं आप, मणिपुर में। और इसी पे कौन सा है, तैरता हुआ आपको राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जिसमें फुमडी घास होती है। फुमडी घास इसमें तैरती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लिखा है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है आपको कौन सा है, तो आपको लोकटक झील में मिलेगा, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल उद्यान जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे है, लोकटक झील में। और कहाँ पे है, मणिपुर में। इसके बाद गांधी सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो आपके जो है राजस्थान में बने हुए हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो दोनों झीलें कहाँ पे हैं, ये वो राजस्थान में है। और गांधी सागर झील कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे बनी है, ये चंबल नदी पे बनी है, तीनों के तीनों।
ठीक है। गांधी सागर चंबल नदी पे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप और आपका जवाहर सागर दोनों कहाँ पे हैं? तो राजस्थान में है, और चंबल नदी पे ये बने हुए हैं। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में। सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में ये बनी हुई है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में बनी है हुसैन सागर झील। पुलिकट झील आप सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बनी हुई है ये। और लैगून झील है, सबसे बड़ी बात है, समुद्र से जो झीलें बनती हैं, जैसे मैं आपको एक लोकेशन बताऊं कि जैसे मान लेते हैं ये भारत है और इसमें ये समुद्र है इधर, यहीं से समुद्र का जब पानी भर के इस तरीके से एक झील बना ले तो झील बना जाती है। जैसे ये चिल्का झील है, तो इसमें ही समुद्र का पानी भर गया और फिर ये थोड़ा सा मिट्टी से ये बंद हो जाती है, तो इस तरीके से बन जाता है। मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो जैसे ये मान लो ये स्थल है और ये पानी भरा और इस तरीके से ये मुंह बंद हो जाता है, तो ये इस तरीके से ये इधर सारा समुद्र है और इधर पानी या इसमें एंट्री करता जाता है और इसमें पानी भर जाता है। तो इसी तरीके की जो झील बनती है उसी को लैगून झील बोलते हैं। और यही आपकी कौन सी है? तो ये पुलिकट झील, चिल्का झील, ये सारी कौन सी? लैगून झील हैं। तो ये आपको ध्यान मतलब रखना है कि ये लैगून झील हैं। और आगे बात करें, बैरीनाग, मानसबल और शेषनाग, नागिन और डल झील, ये ध्यान तीन सब याद रखनी है। बैरीनाग, मानस, शेषनाग, नागिन, ये कहाँ है? सब ये जम्मू कश्मीर में है। कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट आपका किया गया है सांभर, राजसमंद, पिछोड़ा, डीडवाना, फतेह सागर, लूड़कर सागर, जयसमंद झील, ये सब राजस्थान में है। सारी कितनी है राजस्थान में? सांभर, जयसमंद, पिछोड़ा, डीडवाना, फतेह सागर, जयसमंद झील और लूड़कर सागर जो आपकी है लूड़करण सर, ठीक है, लूड़करण सर। तो ये सारी झील कहाँ पे हैं? तो आपकी राजस्थान में है। वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? या पेरियार झील कहाँ पे है? तो केरल में है दोनों। वेम्बनाथ झील और पेरियार झील दोनों कहाँ पे हैं? तो वेम्बनाथ और पेरियार कहाँ पे हैं? आपकी केरल में है। कोलेरू झील कहाँ पे है? तो आपकी आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में कौन सी झील है? तो फुलहर झील है। और फुलहर झील ये इसी से क्या है आपकी गोमती नदी जो निकलती है वो इसी से निकलती है, ये ध्यान रखना है। जो लोनार झील है, लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और ये कहा जाता है ये उल्का पिंड से निर्मित झील बोली जाती है इसको, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। रहस्यमयी झील किसको बोला जाता है? तो रूपकुंड झील को कहा जाता है रहस्यमयी झील। और ये कहाँ पे स्थित है? तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसको हिम झील भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। रुद्र सागर झील, ये एकमात्र झील त्रिपुरा में है और ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो रुद्र सागर यहाँ पे है, त्रिपुरा में है। ऐसे ही भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक में है। अगर मान लेते हैं ये नहीं आ रहा है, ये अगर क्वेश्चन में नहीं है, तो अगला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है चौड़ाई की दृष्टि से या ऊंचा भी, अगर कुंचिकुल नहीं होता है तब आप लगाएंगे गोजोग जलप्रपात, या इसका दूसरा नाम होता है गरसोप्पा, या इसका तीसरा नाम होता है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये महाराष्ट्र में कर्नाटक में शरावती नदी पे, कर्नाटक में शरावती नदी पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कुंचिकुल दे रखा है सबसे ऊंचा, तो आप कुंचिकुल लगाइए, और नहीं तो जो गरसोप्पा लगाइए, या जिसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं जलप्रपात, वो लगाइए। शरावती नदी पे ही है। और ये जो कहाँ पे है कुंचिकुल? तो बाराही नदी पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाराही नदी पे वो हो जाता है। ऐसे ही धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना है मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, तो इसीलिए धुआंधार जलप्रपात आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नर्मदा नदी पे बना एक आपका धुआंधार जलप्रपात। ऐसे ही होगेनकोल जलप्रपात कहाँ पे? तो ये क्वेश्चन कर सकता है, स्टार मार्क लगा दिए। होगेनकोल जलप्रपात आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पे बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात आपकी स्वर्ण रेखा नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है और कावेरी नदी पे बना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। काकोलत जलप्रपात जो बिहार में नवादा में है, वो आपको ध्यान रखना है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? तो बिहार नवादा में है। ऐसे ही कोकक जलप्रपात आपका घाट प्रवाह में है, जो कर्नाटक के बेलगावी ज़िले में स्थित है। तो कहाँ पे? घाट प्रवाह नदी पर कोकक जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? गोकक जलप्रपात आपका
आपका घाट प्रभा नदी पे कर्नाटक में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी किस पे, तो आप सभी को पता है दामोदर घाटी परियोजना थी, जो अमेरिका की टेनेस नदी की सहायता से बनी थी, उसी पे आधारित थी। तो कहाँ पे है, दामोदर घाटी परियोजना क्या है, आपकी पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, ये आपको सभी को ध्यान रखना है। ऐसी बात करें कि दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है, 2 राज्यों में ये बनी हुई है। बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं जो होती हैं उनको आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था कि ये हमारे क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं, क्योंकि इससे कई तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, बिजली बनाना, पानी देना, और जो है सिंचाई वाली व्यवस्था हो जाती है, पानी पीने की व्यवस्था हो जाती है, काफ़ी जो है इसके रोल होते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कई तरीके से इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए इसको भारत के मंदिर कहते हैं। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर बनी है, जिसको भाखड़ा नागल परियोजना भी कहते हैं। अब नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर ये बनी है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है नागार्जुन सागर परियोजना। ऐसे ही कुछ परियोजना इंपॉर्टेंट और आपके लिए जाननी चाहिए आपको, उरी परियोजना जिसके बारे में हमने बात कर ली है, तुलबुल परियोजना जिसके बारे में बात कर ली, झेलम नदी पे बनी हुई है। ऐसे ही सूर सरोवर परियोजना कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश की और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी जॉइंट परियोजना है। ठीक है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन पहला स्टेशन न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बना था, तो पहला बना था तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो है न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखते हैं, परवार जो कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या यूज होता है, कौन से खनिज यूज होते हैं, तो इसमें यूरेनियम से क्या होता है, विद्युत का निर्माण किया जाता है ये, या फिर इससे ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो भारत में जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कहाँ पे है, तो थोरियम है हमारे यहाँ, और थोरियम आप सभी जानते हैं केरल में जो मिट्टी मिलती है उसी में रेत में ये पाया जाता है। इसके बाद रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। तो रावत भाटा कहाँ हुआ, राजस्थान में। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में, जो आपके कहाँ पे है, तो नरोरा आपका बुलंदशहर में है। ऐसे ही काकरापार नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है, तो गुजरात में है काकरापार। कैगा कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो आपके तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से लेके ये सारे आपको याद रखने, कई बार आपको घुमा के ऐसे ही इन्हीं से क्वेश्चन करते हैं, तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी बात करते हैं कि पहला जो है जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था, तो 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था, लेकिन ये चल नहीं पाया। तो फिर अगला हमारा जो लगा था, और वो लगा था शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जो कहाँ लगा, 1902 में कावेरी नदी पे लगा था शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। अब कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना आपके अंडमान निकोबार में भी है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, अंडमान निकोबार में है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। कालपोंग नदी है अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे इस पे एक परियोजना बनी है कालपोंग जल विद्युत परियोजना, कहाँ पे है, वो अंडमान निकोबार में है, ये आपको ध्यान रखना है। मानगुरु जल संयंत्र कहाँ पे है, मानगुरु जल संयंत्र आपका तेलंगाना में है, ये आपको ध्यान रखना है। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ऐसे ही चूखा जो है, चूखा जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं, जो भूटान की है, और इस पे जो है भारत जो है साझेदारी से इसको निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय मानसूनों के बारे में बात कर लेते हैं, भारत की जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अरबी भाषा के शब्द से हुई है, मौसम से हुई है, और मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है मानसून की। अब भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और ये सभी आप जानते होंगे, जैसे ये भारत है तो जो मानसून आते हैं इस तरीके से, यही आपके कौन से मानसून है, यही आपके दक्षिण पश्चिम मानसून है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो इस समय अब होगी आपके कब,
तो जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है तो वही आपकी मानसून से होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होगी। आगे बात करते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो कि मैंने अभी मैप बनाया और बताया था कि यहाँ पे कौन सा है, पश्चिमी तट है ये, और इसी से ये वाले जो हैं दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, तो इसी से वर्षा सबसे ज़्यादा इसमें होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इससे वर्षा होती है। इसके बाद आपकी जो है जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट जो है उस पे वर्षा कहाँ से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून या इसको लौटते हुए मानसून बोलते हैं, इसी से वर्षा होती है। तो जैसे भारत का ये मैप है और ये कोरोमंडल तट है, इस पे जो वर्षा होती है वो जब इधर से बादल लौट के आते हैं, इनको लौटते हुए मानसून बोलते हैं। तो ये लौटते हुए मानसून क्या करवाते हैं, यहाँ पे वर्षा करवाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, वर्षा यहाँ पे करवाते हैं। तो कोरोमंडल तट पे कौन से बादल वर्षा करवा रहे हैं, तो आपके उत्तर लौटते हुए मानसून, जिसको लौटते हुए मानसून भी कहते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अब मानसूनों का आगमन कब होता है, तो जून महीने जब होगा उसका पहला सप्ताह होता है, वो केरल से एंट्री इनकी होती है। जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे केरल राज्य है, तो मानसून की जो है एंट्री होती है वो केरल में सबसे पहले होती है, फिर इस तरीके से बढ़ते हुए और फिर इस तरीके से अन्य भारत के क्षेत्रों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में ये एंट्री करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केरल में सबसे पहले जून के महीने में ये देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा हो या भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा हो कहाँ पे होगी, मेघालय में। और मेघालय में एक जगह है मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है, तो 1141 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखी जाती है, जो वर्ल्ड में यानी विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला एक स्थान है मौसिन राम। इसके अलावा भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होगी, तो आपको लेह में देखने को मिलती है। लेह जो है लद्दाख का एक जो है ज़िला है, तो लद्दाख के एक ज़िला लेह, इसमें सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। लास्ट टाइम सुनामी भारत में कब आई थी, तो 2004 में आई थी, 26 दिसंबर। इस समय जो ग्रेट निकोबार मैंने इंदिरा पॉइंट के बारे में बताया वो पानी में डूब गया था, तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी वो पानी में डूबा हुआ स्थान है। इसके बाद भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है, तो भारत में औसत जो वर्षा होती है वो 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई, जो मौसम के बारे में बताता है, तो वो दिल्ली में है और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कुछ मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं, मिट्टी को लेके। तो मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं, जिसका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है, वो दोनों बातें अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी, और सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो भी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी ही कहलाती है। इसको कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये आपके जो है गंगा का जो पूरा मैदान का क्षेत्र है उनमें आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी अधिकता कहाँ पे है, तो मतलब जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जैसे जीवाश्म वगैरह, तो उन सब की अधिकता इसमें देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटास सर्वाधिक पाई जाती है, चूना पाया जाता है, पोटास पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। तो यही आपके जो है इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जल धारण की क्षमता किस मिट्टी की ज़्यादा होती है या सबसे कम होती है, तो सबसे कम इसकी होती है। सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी, तो आपकी चिकनी जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, चिकनी दोमट मिट्टी उसकी मिलती है। और सबसे कम किसकी मिलती है, तो बलुई दोमट मिट्टी की मिलती है। अब सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी है, मैंने आपको बताया। अब जलोढ़ मिट्टी के 4 रूप होते हैं, मतलब जलोढ़ मिट्टी के नहीं, जलोढ़ के मतलब यानी जो यमुना से जो कछारी मिट्टी आती है, तो उसके 4 रूप होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं, और उसमें से 2 मिट्टी के क्षेत्र बनते हैं जिनको बांगर और खादर बोलते हैं। तो ये वाला बांगर होता है, ये खादर होता है, यानी कि जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको खादर बोलते हैं। तो पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, और नवीन जो है नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं, तो खादर मिट्टी बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जैसे मैं आपको एक बता दूं कि जैसे गंगा नदी मान लेते हैं इस तरीके से आ रही है, तो गंगा नदी इस तरीके से जा रही है, तो इसके यहाँ पे जो क्षेत्र मिलेगा भावर मिलता है, फिर इसके नीचे के क्षेत्र में आपको तराई क्षेत्र मिलेंगे, फिर ऐसे ही जब ये आगे बढ़ेंगे तो आपको बांगर
एरिया देखने को मिलेगा। और जहाँ ये समुद्र में मिलती है वहाँ उस एरिया में आपको, उसके आसपास के एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो उसमें आपको खादर मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको यमुना जो है 4 क्षेत्रों में अपनी मिट्टी के स्तर देखने को मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी 4 तरीके की है, लेकिन जहाँ पे 2 तरीके की मिट्टी ऐसी है जो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। काली मिट्टी कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो बसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है और ये आपको इस क्षेत्रों में, दक्कन के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो काली मिट्टी कहाँ पे देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में देखने को मिलती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये कपास की खेती के लिए जानी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे लाल मिट्टी की बात करें तो ये, इनका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड होते हैं। लो ऑक्साइड की कारण क्या होता है, इसमें लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल हो जाता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो लैटेराइट मिट्टी होती है, क्योंकि लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है, जो सिलिका वगैरह होती है वो नीचे चली जाती है और जो धात्विक खनिज होते हैं वो उसके ऊपर रह जाते हैं। तो धात्विक खनिज ऊपर रह जाते हैं और अधात्विक खनिज जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि लीचिंग प्रोसेस होती है, जिसको निक्षालन प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो पानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। और उस मिट्टी में क्या देखने को मिलेगा, आयरन और सिलिका की मात्रा देखने को मिलती है। तो लैटेराइट मिट्टी में आपको ये चीज़ देखने को, सिलिका की कमी देखने को मिलेगी, आयरन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसमें आयरन की ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगी, यानी धात्विक खनिज ज़्यादा होंगे और सिलिका वगैरह इनकी कमी देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी खेती की जाती है जैसे चाय वगैरह की खेती की जाती है। अब सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ देखने को मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। सर्वाधिक क्षार की मृदा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में होगी। इसको क्षारीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिप्सम को इसमें मिलाते हैं, जिप्सम को मिलाते हैं, इससे इसकी क्षारीयता को कम किया जाता है। अब सर्वाधिक लवणीय मृदा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो लवणीय मृदा आपको सर्वाधिक गुजरात में देखने को मिलती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे, तो वन लगा के हम अगर देखें, पेड़ पौधे लगा दें तो उसको हम मृदा को कटने से रोक सकते हैं, जिसको मृदा अपरदन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किससे, तो लघु सिंचाई जो योजनाएं होती हैं, लघु सिंचाई योजनाएं वो होती हैं जिनका 2000 हेक्टेयर से कम अगर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र होगा, तो उन क्षेत्रों को कौन सी परियोजनाएं बोलते हैं, कौन सी योजनाएं बोलते हैं, तो लघु सिंचाई योजनाएं बोलते हैं। तो 2000 हेक्टेयर से कम की जो क्षेत्र हैं उनको ये बोला जाता है। देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या होते हैं, तो नलकूप होते हैं, जो हम लोग पंप वगैरह लगाते हैं, तो उसी से हम सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। और सबसे ज़्यादा सिंचाई के मामले में, नलकूप के मामले में कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ परियोजनाओं की बात करें तो हमारा फरक्का जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल है। फरक्का जो आपको यहाँ देखने को मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये आप सभी जानते हैं, जो हरीके बैराज से निकलती है, सतलज नदी के जो जरिए हरीके बैराज बना हुआ है वहाँ से ये निकलती है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यही है आपकी राजस्थान नहर भी बोलते हैं इसको। इंदिरा गांधी नहर जो है उसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है। और ये किससे बनती है, तो यह जल कहाँ से मिलता है, तो सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी, तीनों की नदियों के पानी से ये बनती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो हरीके बैराज से निकलती है, जहाँ पे ये सारी नदियाँ जो सतलज और ब्यास नदियाँ मिलती हैं वहाँ से ये निकलती है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये कहाँ पे स्थित है, तो आपके गुरुग्राम हरियाणा में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे बनाया गया हेडक्वार्टर, तो ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। भारतीय कृषि की का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, तो MS रंधावा। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो ये इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है दोबारा पूछा जाए। भारत में यानी देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो 1960 में बना था पंतनगर में, और वो हमारा आज उत्तर प्रदेश के जो है उसमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और तब जो है तत्कालीन यानी उत्तर प्रदेश में था, वर्तमान में कहाँ पे है, तो वो उत्तराखंड में है। और कौन सा नाम है, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में ये है, जो क्या है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें और देखते हैं इसमें अगली बात कि जो है
अगली बात क्या है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR बनता है, वो आपकी स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 23 मई 1929 को नई दिल्ली में की गई थी। अब हम कुछ फसल के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कृषि फसलें जो होती हैं, जैसे रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में करते हैं। कटाई कब की जाती है, तो मार्च अप्रैल में करते हैं, जो इस समय हो चुकी है या कई लोगों की बची हुई है, तो वो कर रहे हैं, अभी काट रहे हैं, तो अप्रैल का महीना ये चल रहा है, इसमें हमारी एंड हो जाती है। फिर खरीफ की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है। इसके बाद इसको काटा कब जाता है, तो नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है, और इन्हीं महीनों में फिर रबी फसल बोई जाती है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस चलता है। अब इससे आपकी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि रबी फसल बताइए कौन सी हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में जो आती हैं जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये कौन सी हैं, तो आपकी रबी फसल हैं। खरीफ फसल आपको ध्यान रखनी है, धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये कौन सी आपकी खरीफ फसल है। नगदी फसल की बात करें तो आप सभी जानते हैं, जो नगदी यानी कि जो पैदा करने के बाद सीधे मार्केट में पहुंचा दी जाती हैं, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये कौन सी हैं, तो नगदी फसल हैं। और हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, MS स्वामीनाथन, जिनका अभी पिछले जो समय है निधन हो गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आपके सभी को पता है 1966-67 या 68 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके जनक जो है विश्व के एंगल पे देखें, भारत में तो आपके MS स्वामीनाथन है, और विश्व स्तर पे देखें तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं अमेरिका के, तो वो हैं आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक। और इन्होंने जो शोध कहाँ पे किया था, तो वो मैक्सिको में किया था। वहाँ की एक प्रजाति, गेहूँ की प्रजाति पे इन्होंने शोध किया, और फिर ये जो है हरित क्रांति कहलाई। हरियाली योजना किस राज्य की है, तो जल प्रबंधन से संबंधित है। ये हरियाली परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, जल प्रबंधन से संबंधित है, मैनेजमेंट से, वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। सबसे पुराना तेल भंडार कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है, ये आपको ध्यान रखना है, डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पहला यानी भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन या परिष्करण संयंत्र कहाँ पे लगाया गया, तो डिगबोई में ही लगाया गया, जो असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपकी जो रिफाइनरी लगाई गई वो कहाँ लगाई गई थी, तो डिगबोई में लगाई गई थी। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थापित है, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। पहला क्या है, लौह इस्पात कारखाना, जो स्टील आयरन स्टील फैक्ट्री जो बनाएगी वो कहाँ पे है, 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बनाई गई थी, देश की पहली। टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को जिसको बोलते हैं, 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में इसको साक्षी गांव में बनाया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। वो हमारी कौन सी थी, टिस्को थी, TISCO। तो टिस्को सबसे पहले ये बनाएगी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, बोकारो की, और ये रूस की मदद से किया गया। झारखंड में इसकी स्थापना की गई, रूस की मदद से हमने बोकारो इस्पात संयंत्र बनाया 1964 में। ऐसे ही दुर्गापुर स्थापित किया हमने, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यानी जो प्लांट लगाया वो कब लगाया, 1956 में लगाया था, लेकिन ये ब्रिटेन की मदद से लगाया था। और बोकारो किसकी मदद से लगाया था, तो रूस यानी सोवियत संघ की मदद से लगाया था। USSR तब बोलते थे, लेकिन 1990 में इसका विघटन हुआ, तो उसके बाद इसको अलग अलग देश बन गए, USSR। ठीक है, तो USSR की मदद से हमने पहले ये बोकारो बनाया, और फिर हमारा जो है हमने बनाया दुर्गापुर संयंत्र ब्रिटेन की मदद से। फिर हमने राउरकेला बनाया जर्मनी की मदद से, कब, 1959 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये उड़ीसा में है, और वो आपका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, और बोकारो कहाँ है, झारखंड में है। ऐसे ही भिलाई हमने बनाया, भिलाई इस्पात संयंत्र बनाया 1955 में, और ये सोवियत संघ यानी USSR की मदद से छत्तीसगढ़ में लगाया। इसी तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल भी बोलते हैं, तो सेल की स्थापना कब की गई थी, तो आपकी 24 जनवरी 1973 को की गई। इसके बाद भद्रावती लौह इस्पात कारखाना भी कई बार क्वेश्चन में आया, और ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। सूती वस्त्र पहली मिल कहाँ पे है, बनाई गई थी, तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में इसको बनाया गया। पहली सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं, तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती है मुंबई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं बेसिकली उसकी बात चल रही है, कोयम्बटूर,
और आपका भारत का बोस्टन शहर किसको बोलते हैं? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन शहर बोलते हैं। सोने का रेशा, सोने का रेशा किसको बोलते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, जूट को बोलते हैं सोने का रेशा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसके थोड़ा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेके तो वो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम जो है अब क्या हो गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और रामगंगा नदी इसी से बह के जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? तो रामगंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? तो इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क होता था, फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क पूछ सकता है आपसे, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ पे है? लद्दाख में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? आप सभी जानते हैं, टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को बोलते हैं, जिसमें 750 के आसपास जो है आपके टाइगर पाए जाते हैं, इसीलिए सब इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा, ये मान के चलिए आपके एग्जाम के लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये वही क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कैलाश सांखला जो है, कैलाश सांखला को क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन अगर बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछता है तो सलीम अली को कहा जाता है, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अगर क्वेश्चन करता है तो आप श्रीनगर लगाइए, कहाँ पे है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वो आपके श्रीनगर में है। ताडोबा बाघ अभयारण्य, ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र आपका उत्तराखंड में है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आपके कर्नाटक में है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछते रहता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थापित है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कई बार क्वेश्चन में पूछता है, ये संस्थान से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, देहरादून में ही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यही है, तो आपका देहरादून में ही है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कई बार क्वेश्चन में आया, और ये भी कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की बात करें तो वो नई दिल्ली में है। नेशनल वुड जो आपका लकड़ी का फॉसिल पार्क है, तो वो कहाँ पे है? जीवाश्म पार्क जिसको बोलते हैं, तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है जैसलमेर राजस्थान में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान, तो पहला है बन्नेरघट्टा, इसको बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर कर्नाटक में बोलते हैं। रणथंभौर प्राणी आपका वन्य प्राणी जो है अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा जा रहा है, तो टाइगर के लिए जाना जाता है। और एक सींग वाला गैंडा सभी जानते हैं काजीरंगा में मिलता है, और कहाँ पे? ये असम में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह है, जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू से है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो आपका पहले नहावा शेवा के नाम से जाना जाता था, तो वो आपका कहाँ पे है? तो आपका सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछता है तो आप विशाखापट्टनम लगाइए। और प्राकृतिक बंदरगाह है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। गुजरात में स्थित है कांडला, तो ये कैसा बंदरगाह है? तो जुआरी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछ सकता है, तो भारत का सबसे पुराना जो प्राचीन बंदरगाह है वो चेन्नई है। गुजरात का दाहेज क्या है? तो रसायन बंदरगाह है। दाहेज क्या है? रसायन बंदरगाह, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर कुछ पूछता है तो मैंने बताया आपको भील जनजाति है। दूसरी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ सकता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ हमने बताई थी, उन्हीं में सोलावन के पास में ये रहती हैं टोडा
जो है जनजाति। और इसी में बहुपति विवाह, जो बहुपति विवाह की प्रथा देखी जाती है वो भी कहाँ देखी जाती है, तो टोडा जनजातियों में देखने को मिलती है। अब द्रविड़ प्रजाति के जो लोग हैं वो दक्षिण भारत में रहते हैं, और दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू, और ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। संथाल निवासी कहाँ पे हैं, तो जनजातियों में बात कर रहे हैं, संथाल बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संथालों में विवाह की जो पद्धति होती है उसको बुपला बोलते हैं। और गद्दी जनजाति कहाँ पे मिलेगी आपको देखने को, तो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। वहीं पे बोडो जनजाति आपको मेघालय के जो आपका उत्तरी पूर्वी गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं, बोडो जनजाति। सहरिया जनजाति आपको राजस्थान के 12 जिले के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऐसे ही भारत की सबसे आद्य जनजाति जारवा जनजाति कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार पे है। कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार पे है। गारो जनजाति कहाँ पे है, तो मेघालय, असम, मिजोरम में देखने को मिलती है। सरहुल त्यौहार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सरहुल त्यौहार पूछा जा सकता है कि झारखंड में मनाया जाता है। उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति जो हैं, तीनों जनजातियाँ इस त्यौहार को मनाती हैं। उरांव जनजाति, मुंडा और हो, तीनों कहाँ है, झारखंड में है, तो ये ध्यान रखना। लेप्चा जनजाति कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। लेप्चा जनजाति कहाँ है, तो सिक्किम में है। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोगों के द्वारा। ऋतु प्रवास का मतलब है, जैसे ऋतु प्रवास का मतलब है सर्दी अगर पड़ रही है तो ये निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं पहाड़ों से, और जब गर्मी पड़ती है तो घाटी वाले क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों पर चले जाते हैं, तो ऋतु प्रवास करते हैं। ये ऋतु के हिसाब से यानी कि मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो अपना स्थान बदलते रहते हैं। मोपला जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, तो मोपला विद्रोह हुआ था, आप सभी को पता है, 1921 में, और केरल में ये देखने को मिलती है। मोपला जनजाति मालाबार पहाड़ियों में ये देखने को मिलती है। गुज्जर जनजाति आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। बायोटेक पार्क जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। बायोटेक पार्क आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। चंदन का वृक्ष जो होता है वो कर्नाटक राज्य में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। सब सर्वाधिक जो है चंदन के जो वृक्ष हैं वो कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेंगे। फूलों की घाटी जिसको बोलते हैं, तो फूलों की घाटी चमोली ज़िले में उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। मकराना जो संगमरमर की खान है वो राजस्थान में है, आप सभी जानते हैं। मकराना पत्थर से जो आपको देखने को मिलता है संगमरमर, वो कहाँ पे, राजस्थान में। क्वार्ट्ज बना होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रांबे में, तो भारी जल यानी D2O जिसको बोलते हैं, और D2O का इस्तेमाल होता है जो आपके बॉयलर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है शीतलक के रूप में, तो वो आपको D2O का इस्तेमाल किया जाता है। सरक्रीक विवाद या सरक्रीक रेखा किन के बीच में है, तो कच्छ के रण में है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में ये विवाद का कारण बनती है। सर्वाधिक हिरन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो भारत में सर्वाधिक हिरन देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पहले क्या नाम हुआ करता था, नेफा नाम हुआ करता था। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे बात करें, चाय कहाँ पे उगाई जाती है, तो अत्यधिक ठंडे प्रदेश जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको चाय देखने को मिलेगी। तो ये हमारा एंड सेशन चल रहा है, इसीलिए आपके थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो आपके कई कभार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। घाटशिला प्रसिद्ध है। घाटशिला क्यों जाना जाता है, तांबे के लिए जाना जाता है। बेलाडीला लो एस के खान कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। पृथ्वी पर घने वन कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जो भूमध्य रेखा होती है यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा जो होती है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा घने वन देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन कहाँ देखने को मिलेंगे, तो भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलेंगे। केसर उत्पादक राज्य एकमात्र राज्य कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में जो होता है केसर होता है, इसी को जाफ़रान भी बोलते हैं। केसर को जाफ़रान आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। तो सेफ्रॉन या जाफ़रान, और ये करेबा भूमि में होता है। तो किस में होता है, करेबा भूमि है। और करेबा भूमि कहाँ पे है, तो आपके जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर घाटी में। इसके बाद समुद्री जीवों की खेती, इसको क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर। उर्वरक उत्पादन केंद्र कहाँ पे है, केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है, तो ओजोन के क्षरण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, तो नदी के अपरदन से होता है। आप सभी को पता है किस तरीके से होता है, जैसे नदी इस तरीके से जा रही है और ऐसे ही ये नदी जब जाती है तो पानी अपना एक स्तर छोड़ देती है और फिर ये दूसरे रास्ते से बहने लगती है। जैसे मान लो पहले नदी ऐसे जा रही थी,
फिर मान लेते हैं किसी रुकावट की वजह से क्या होता है, वो नदी इस तरीके से रास्ता बदल देती है और यहाँ पे एक छोटी सी झील की जैसा बन जाती है। इसी झील को क्या बोलते हैं, तो गोखर झील बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस किससे होता है, तो ये नदी अपरदन से बनती है। कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोयले से। तो का निर्माण किससे होता है, कोयले से होता है। ये हमने बात की है कि कुकिंग कोयल होता है और नॉन कुकिंग कोयल होता है, दो तरीके के कोयले बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु के तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। शुष्क सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, मेघालय को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। ये कई बार एक बार क्वेश्चन में आया। बिहार में स्थित अपनी सबसे लंबी नदी पुल जो महात्मा गांधी सेतु नाम से जाना जाता है, वो कितना है, तो 5.575 किलोमीटर के आसपास है। तो 5.5 आप याद रखिए। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और आपको मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा जो है उसमें आपको मैंग्रोव जो है वनस्पति देखने को मिल जाएगी। दंडकारण्य पठार कहाँ पे है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और इनके आंध्र प्रदेश के मिलन बिंदु पे आपको दंड का पठार का क्षेत्र जो है पठार देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तिरुपति कहाँ पे है, तो शेषाचलम पहाड़ियों में है। नेतरहाट में स्थित है, नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में, झारखंड के लातेहार जिला में नेतरहाट। तो ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं छोटे छोटे जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसी सबरीमाला कहाँ पे है, केरल में है। तो आप इनको चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी इतनी क्लास जो हमारी हो चुकी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बात की कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद इलायची या काजू का सबसे बड़ा उत्पादन केरल में होता है, जहाँ पे हमने बात की थी इलायची पहाड़ियों की। लाल मिर्च का भी उत्पादन कहाँ देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से ये उत्पादन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इसके साथ भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे हम अपनी फिजिक्स साइंस वाली किताबों में, ये सारी बातें जो हैं। तो इस तरीके से ये आपकी जो है इंडियन ज्योग्राफी पूरी एक तरह से मेरे हिसाब से ख़त्म हो गई है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है आपके जो है इंडियन ज्योग्राफी में। ये अगर क्लास आप थोड़ा सा बार बार देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। इसी से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इधर ज़्यादा और मेहनत आपको नहीं करनी है इसमें, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। और इसी को अगर एक दो बार क्लास देख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब हम अगली क्लास जो लेके आएंगे वो विश्व भूगोल की होगी। और इसी तरीके से जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हम पूरी एक एक करके सब्जेक्ट को लेके क्लास बनाएंगे। और अगर आपको डिटेल में जाननी है चीज़ें तो हमारा जो दूसरा वाला प्रोग्राम चल रहा है यूपी पुलिस वाला, यूपी पुलिस रेलवे, जिसमें हम सब लेके चल रहे हैं थोड़ा सा, और इसमें एसएससी, तो एसएससी इन सबको लेके जो चल रहे हैं इसमें आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें भी एक तरीके से अच्छे से जो है डिटेल में चर्चा थोड़ी सी की जा रही है, तो उसमें भी आप चाहें तो चीज़ें देख सकते हैं। जिसमें हमारी पॉलिटी अभी ख़त्म होगी तो आप उस क्लास को देखिए, पॉलिटी देखिए। इसके बाद ज्योग्राफी चल रही है, तो हमारी जो है ज्योग्राफी शुरू हुई है हमारी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से हम बात अपनी शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको बाकायदा हर चीज़ पे थोड़ी चर्चा करके बाकायदा डायग्राम से जो है चीज़ें समझाई जा रही हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सब्जेक्ट को लेके, यानी आपका विश्व भूगोल जो पढ़ाया जाएगा वो वाला हम लेके मिलेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को तेज़ी से कर दीजिए। 2 से 3 महीने में है आपके एग्ज़ाम को लेके। और इसी के साथ आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल अभी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल में फ़ेल होने की वजह से क्या हो सकता है, आपको पछतावा हो फिर कि हम ये भी कर लेते। तो एक टाइम रखिए कि शाम को या सुबह आप फिजिकल पे टाइम दीजिए, 3-4 घंटे 2 घंटे जितना दे सकते हैं दीजिए। और अपनी पढ़ाई पे भी लगभग आपको 5 से 6-8 घंटे तक मैक्सिमम देना है। 8 घंटे से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 6 से 8 घंटे आप रोज़ाना पढ़िए, जिसमें से जितना जो टाइम है, जैसे 2 से 3 घंटे मैथ पढ़ लिए, 1 से 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लिए, 2 से 3 घंटे आप जीएस पढ़िए। तो इसमें भी 2 से 3 घंटे कम से कम टाइम दीजिए। और 4 घंटे भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने क्लास देखी, 1-2 घंटा रिवीजन कर रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए अभी से। और ये 2-3 महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपको ये जॉब मिल सके। आरपीएफ और एसआई जो भी आप दोनों में से डालना चाहते हैं, वो आपकी जॉब आपके हाथ में होगी अगर आप 3-4 महीने जो है मेहनत कर लेते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है।
फिजिकल को साथ में करते रहिए, क्योंकि फिजिकल नहीं करेंगे तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। अपनी नौकनी जो घुटने मिलते हैं उनको भी देखते रहिए, क्योंकि नौकनी वालों को नहीं लिया जाएगा। तो अगर अभी भी अगर आपके घुटने मिलते हैं तो वो उसको एक्सरसाइज के ज़रिए कम किया जा सकता है, यानी उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो नौकनी की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, तो उसको भी करिए अगर ऐसा है तो। कई लोगों के जो है घुटने मिलने लगते हैं, तो इसीलिए वो एक्सरसाइज करें, रोज़ाना दौड़ लगाएं, इससे उनकी समस्या दूर हो सकती है। तो फिजिकल भी लेके चलें और आपका जो है स्टैटिक यानी एग्ज़ाम को लेके चलें, और हमारी क्लास यानी इस चैनल से बने रहें। और इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या है, ऐसी क्लासेस आपको जो मिलती रहेंगी, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर क्लास आपको मिलेगी, 1 to 1 मिलेगी। इसके साथ ही हम कुछ छोटी छोटी वीडियो आपके करंट अफेयर और छोटे छोटे पॉइंट जो खेल को लेके या करंट अफेयर को लेके या स्टैटिक जो जीके जीएस होती है उसको लेके हम डालते रहेंगे, वो भी आप देखते रहिएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको आरपीएफ और कांस्टेबल में आपकी जॉब लेनी है, आपका सिलेक्शन लेना है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और ये मान के चलिए कि आप सिर्फ अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए और मैथ और रीजनिंग कर लीजिए। बाकी आपकी जीएस का जो जिम्मेदारी है वो हमारे इस चैनल से पूरी होने वाली है आपकी। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप रिवीजन कर लीजिए। और इसके साथ में जो बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस वाला जो कोर्स है उसको ज़रूर देखते रहिएगा। आप इस क्लास को देखिए, लेकिन इसके साथ ही उस वाली क्लास को ज़रूर देखिए, वो भी आपके इसी एग्ज़ाम को लेके ही चल रही है। आप पुलिस और रेलवे एक तरह से उसमें जो सिलेबस कराया जा रहा है वो कॉमन सिलेबस जो आपका आरपीएफ का सिलेबस है, वही सिलेबस के हिसाब से हम उसको लेके चल रहे हैं। तो वो उसमें आप क्लास उसको ज़रूर देखिएगा, अभी बहुत टाइम है, उसको भी देखिए। और ये वाली क्लास आप रिवीजन के टूर पे रखिए। रिवीजन के अलावा भी अगर आपको लग रहा है इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसको बार बार देखने से आपको रिवीजन होगा। ये मैं आपको जो है सांत्वना देता हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। इसमें 45 क्वेश्चन तक, 40 से प्लस क्वेश्चन तो आप आराम से बना ही लेंगे। तो तब तक चलिए अगली वीडियो मिलते हैं अपनी जो अगला जो क्लासेस है अगले सब्जेक्ट को लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए। अपना अगर फॉर्म नहीं डाला है वो डाल दीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।